Welcome to my YouTube channel students. This is Opal October कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसी की सीरीज़ का ये जो है क्लास नंबर 5 है। हम लोग ऑलरेडी जो है मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले चुके हैं, थ्योरीज पढ़ चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम प्लानिंग कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर चुके हैं। आज मैं आपको इस क्लास में जो बाकी के 3 स्टेप्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो है अब एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद उसके अंदर ह्यूमंस को फिलअप किया जाता है, यानी कि स्टाफिंग किया जाता है। जैसे हम स्टाफ रूम सुनते हैं ना, तो स्टाफ मतलब वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हैं। ये बेसिकली आर एसेट्स। जो ह्यूमंस होते हैं वो हमारी एसेट्स होते हैं, हमारी मतलब हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं। ये देखो एक स्टेटमेंट है नारायण मूर्ति, फॉर्मर सीईओ थे इन्फोसिस के। तो कहते हैं कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। हर शाम को हमारी जो एसेट्स है, यानी वो ह्यूमंस की बात कर रहे हैं कि शाम को 5 बजे छुट्टी होती है तो वो घर चले जाते हैं। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग और नॉट। कि और हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो लोग अगले दिन हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने आएंगे या नहीं आएंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमारे बिहेवियर पर, कि हाउ वी ट्रीट टू द पीपल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम लोग स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। और स्टाफिंग का इन जनरल मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मतलब पुटिंग द पीपल टू द जॉब, यानी कि लोगों को जॉब्स पर लगाना, एंड फिलिंग अप एंड कीप फील्ड विद द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि एक तो उनको जॉब पे रखना है और रखे रखना है, ये भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आज आपने कोई व्यक्ति अपॉइंट किया और 2-4 दिन काम करके वो आपको जो है टाटा बाय बाय कर दे। तो यानी मुझे जो है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा उनकी रिक्रूटमेंट पे, उनके सिलेक्शन पे, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है मेरी फर्म को जल्दी से छोड़ के ना जाए। यानी कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो है वो मुझे मेंटेन करके रखनी है। फिलिंग एंड कीप फिलिंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने बनाया उसके अंदर लोगों को भरना और भरे रहने देना, ये होती है स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप जो है हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी एक सेपरेट यूनिट भी होती है, इसके बारे में हम अलग से एक जो है क्लास डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसी का एक छोटा सा हिस्सा है स्टाफिंग। अब एचआरएम में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? एचआरएम में आता है एक व्यक्ति की रिक्रूटमेंट, या आप अपने कर्मचारी की जो भर्ती करेंगे, और जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनालिसिस करेंगे कि कितने टाइप की मेरे पास जॉब्स हैं और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और जॉब का डिज़ाइन क्या रहेगा, जॉब में किस तरीके के उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, किस तरीके से जॉब को इनरिच किया जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। फिर रिक्रूटमेंट के बाद जब आपके पास भर्ती के लिए लोग आते हैं तो उनमें से आप बेस्ट को सिलेक्ट करते हो। तो सिलेक्शन जो है एचआरएम का पार्ट है। सिलेक्शन के बाद एक कर्मचारी की ट्रेनिंग की जाती है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है और उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। लेबर रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज लेबर जो है स्ट्राइक कर देंगे अगर आप उनके जो है वेजेस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है, जो रेट पे इंक्रीज़ हो रही है और जिस तरीके से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है, उस हिसाब से अगर आप उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं देंगे, तो वो स्ट्राइक कर देंगे, जैसे कि हाल फिलहाल में नोएडा के अंदर भी हुआ। तो लेबर रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो लेबर की जो प्रॉब्लम्स है, जो ग्रीवियंसेस है, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा उनकी कंप्लेंट्स को। उसके लिए ट्रेड यूनियंस भी बनाई जा सकती है जो उनकी बात को हायर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर टेबल पर रखें। ठीक है जी। उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जो उनको देंगे। ठीक है, पूरी ज़िंदगी तो एक कर्मचारी आपके लिए काम कर रहा है, एट रिटायरमेंट पे जब वो बुजुर्ग हो जाएगा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ उसको फंडिंग मिले जिससे उसका जो बुढ़ापा आसानी से कट जाए। तो जो सोशल सिक्योरिटीज़ है, जैसे वीमेन की जो के लिए जो है मैटरनिटी लीव्स है या चाइल्ड केयर लीव्स है, या फिर अगर जो है मैन की बात करूँ तो पैटर्निटी लीव्स है, अर्न लीव्स है। तो ये जितनी भी तरीके की लीव्स होगी, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे, वो सब सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होती है जो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय की बात करती हैं। और जितने भी 29 अलग अलग प्रकार के लेबर लॉज है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं लेबर्स के लिए, अब तो फिलहाल इसको सरकार ने कन्वर्ट करके 4 लेबर लॉ में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट स्टिल वो बन चुके हैं। तो लेबर लॉज, ये सारी की सारी चीज़ें हम एचआरएम के अंदर पढ़ते हैं। पर हम लोगों का भी जो फोकस है वो है केवल स्टाफिंग के ऊपर। तो स्टाफिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब स्टाफिंग के अंदर प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और साथ साथ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा। सबसे पहले स्टाफिंग के अंदर देखा जाता है कि हाउ मेनी पीपल आई नीडेड फॉर सच वर्क। एक बिजनेस के अंदर मुझे कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मेरे लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरे पास मशीनरी कितनी है, मेरे पास वर्किंग स्पेस कितना है, और मेरे पास फंड्स कितने अवेलेबल्स हैं, मेरे सेल्स टारगेट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि मेरे को एक्चुअल में कितने लोगों की ज़रूरत है। जैसे जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसमें लिखा जाता है कि 200 पोस्टें जो है क्लर्क की हैं, ठीक है जी, या 500 पोस्टें जो हैं डिविजनल अकाउंटेंट की है। तो इस तरीके से जो है भर्ती में मैन पावर की रिक्वायरमेंट को बताया जाता है। तो सबसे पहले आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट निकालते हैं। जैसे अलग अलग साइट्स पर जाकर आप रिक्रूटमेंट के फॉर्म देख सकते हैं। जैसे सरकारी रिजल्ट.com पे आप जाते हैं तो वहाँ जितनी भी वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज निकली होती हैं, तो जब आप उसको ओपन करते हैं उसमें बताया जाता है कि इसमें कब आपने फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरा जा सकता है, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पोस्ट है, और पोस्ट के बाद क्या सैलरी लगेगी आपकी। तो वो सारी की सारी जो डिटेल जो फॉर्म में निकलती है न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन साइट्स पर, नौकरी.com पर, ठीक है, लिंक्डइन पर, तो ये जितनी भी साइट्स है यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का पता चलता है। यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट का जनरल मतलब होता है कि सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि जो आपके फर्म में बन सकते हैं एम्प्लॉय, यानी एट द प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं है, इट कुड बी बिकम योर एम्प्लॉय। तो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो अप्लाई करें जॉब्स के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो रिक्रूटमेंट है इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। यहाँ पॉजिटिव प्रोसेस है। अगर मान लीजिए मेरे पे एक वैकेंसी है तो मैं चाहता हूँ उस वैकेंसी के लिए कम से कम 3 लोग आवेदन करें, एप्लीकेंट कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है जी। जबकि सिलेक्शन बिल्कुल रिवर्स है, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं, यानी ये जब 3 लोग आ गए हैं इनमें से अब मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस। ऑन द सेम टाइम जो रिक्रूटमेंट है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो सिलेक्शन में क्या किया जाता है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द कैंडिडेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जितने भी आपके पास कैंडिडेट आए एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उनको 2 टुकड़ों में बांट देते हो। एक तो वो जिनको आप जॉब्स दोगे और एक वो जिनको आप जॉब्स नहीं दोगे। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। चलिए जी, आपने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद आप क्या करते हैं, उनकी प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि उनको वर्किंग स्टेशन पर अपॉइंट करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से। तो वो अपने वर्किंग स्टेशन पर जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद उसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कंपनी किस बारे में है, तुम्हारा क्या काम रहेगा, और तुमने किस व्यक्ति से काम लेना है, किस व्यक्ति को अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करना है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसकी जो है पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे वो उसमें उस काम को करने की स्पेशलिटी डेवलप्ड होती है। इन द सेम वे डेवलपमेंट किया जाता है। डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। ट्रेनिंग कर दी, डेवलपमेंट कर दिया, अब मैंने उसको काम सिखा दिया, अब वो काम कर रहा है। तो काम करने के बाद मुझे उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है कि क्या जो हमने उसको सिखाया था क्या वो काम सीख पाया, क्या उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। तो इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर ही जो है आपका जो है इंक्रीमेंट डिसाइड होता है प्राइवेट कंपनी में कि आपको कितना % इंक्रीमेंट देना है। इसके बाद प्रमोशंस। अगर आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको आगे बड़ी पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। आपके करियर की प्लानिंग की जाती है कि कितने साल बाद आपको उससे भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर भेजा जाएगा। फिर आपकी कंपनसेशन मैनेजमेंट, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी होगी, कितना % आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, क्या आपको घर रहने के लिए HRA दिया जाएगा, ह्यूमन जो है हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, क्या आपको कोई स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो ये जितने भी मेडिकल अलाउंसेस हैं, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, तो ये सारे अलाउंसेस डिसाइड किए जाते हैं कि कितने आपको देने पड़ेंगे। तो ये कंपनसेशन मैनेजमेंट है जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देने वाला है उसका लेखा जोखा करता है। ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, कंपनसेशन मैनेजमेंट। एट द एंड जो व्यक्ति जो है रिटायर हो जाता है या रिटेंच हो सकता है, यानी उसको काम से निकाला जा सकता है, ये कुछ समय के लिए ले ऑफ किया जा सकता है, या हो सकता है वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर चला जाए। ठीक है जी, वॉलेंट्री रिटायरमेंट भर दे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट
रिटायरमेंट स्कीम्स, या सुपर एनुवेशन पे यानी 60 साल की या 58 साल की एज पे रिटायर हो जाए, या हो सकता है कि वो एक्सपायर हो जाए अपनी सर्विस करने से पहले। तो ये सारे के सारे एग्जिट प्लान है कि कैसे एक एम्प्लॉय जो है फर्म को छोड़कर चला जाता है, वट एवर द रीजन इट इज़। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस चलता है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय फर्म के अंदर आता है और किस तरीके से वो एक फर्म के से बाहर चला जाता है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब, यानी जो मैंने जॉब्स मेरे पास हैं उस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो इस जॉब को फिलअप करे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट या होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांसफर कर सकते हो और उस काम को पूरा कर सकते हो, या किसी व्यक्ति को प्रमोट कर सकते हो, या किसी व्यक्ति को डिमोट कर सकते हो। तो ये सारा इंटरनल है, यहाँ पे आपने बाहर से किसी व्यक्ति को नहीं लेकर आए, आपने कोई खर्चा नहीं किया, आपकी फर्म में ही जो अवेलेबल मैन पावर है उसी को यूज करके उसी को आपने रीसाइजिंग किया है। लेकिन जब आप बाहर से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। उसमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो, सीधी भर्ती जिसको हम बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम निकालती है, आप एग्ज़ाम भरते हो और आपको पोस्ट मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, आपके पास मेल पर एडवर्टीजमेंट आ सकती है कि भाई इस कंपनी में ये पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई करना चाहो, या आप न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, मैगजीन्स में निकलती हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी जो है रिक्रूटमेंट की जा सकती है। अनसोलिसाइटेड एप्लीकेशंस मतलब क्या है कि कभी कोई व्यक्ति आपके पास आया था कि मुझे काम चाहिए, आपके पास कोई काम है, तो आप क्या कहते हो कि अभी तो नहीं है, आप अपना रिज्यूम मेरे पास जमा करा जाओ, जब होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशंस आपने कभी रिजेक्ट कर दी थी या कभी आपने उसको कंसिडर नहीं किया था, अगर आपको ज़रूरत है तो आप पहले उसमें से डेटा फाइंड आउट करके उन लोगों को कॉल्स करते हो, जिससे आपका टाइम बच जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एक्सचेंज बेसिकली एक काइंड ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर नौकरी ढूंढने वाला व्यक्ति और नौकरी पाने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड करवाता है। तो वहाँ पे मैच किया जाता है कि किसको किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, क्या मेरे डेटाबेस में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको ढूंढ कर फिर उनको काम पे लगवा दिया जाता है और एक्सचेंज इसके बदले में कुछ कमीशन चार्ज करता है दोनों पार्टी से। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया। गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे आप अपनी जो है डिटेल्स जमा करा सकते हो और अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब्स होती है तो आपको कॉल किया जाता है। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जो कॉलेज वगैरह में कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर करने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज आती हैं और वो उनको वहीं से हायर कर लेती है। कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ये किसी की रिकमेंडेशन पर कि मेरी नज़र में वो व्यक्ति है वो ये काम बढ़िया कर सकता है, तो हम इस तरीके से रेफरेंसेस दे देते हैं। तो इस तरीके से भी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। तो रिक्रूटमेंट के ये दो तरीके थे बच्चों। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया ये नेगेटिव प्रोसेस है। एक तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मेरे पास आए उस जॉब के लिए, उसमें से बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी अल्टीमेटली रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, कि कैसे एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन करने का। ये जॉब टू जॉब डिफर कर सकता है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है, और ये आपके डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, पब्लिक सेक्टर की जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, डिफेंस की जॉब है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबका अलग अलग हो सकता है, पर मैं इन जनरल सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप CSC की बात करते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, प्रीलिम्स है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। फिर उन तीनों के बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है एक एम्प्लॉय का, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। हम क्या करते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति ना फॉर्म्स अप्लाई कर देता है और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं होती। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके सामने रखा है कि CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट फॉर्म ये 2026 निकला है और इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी बता रखी है कि अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 cm, ठीक है जी, और अगर SC का है तो 162.5 cm। तो ये क्राइटेरिया है। लेकिन मान लीजिए एक जनरल का बच्चा है, उसको अपनी हाइट का एग्जैक्ट नहीं पता था, उसकी हाइट 10169 थी और उसने अप्लाई कर दिया, तो वो तो क्वालिफाई नहीं है इस जॉब के लिए। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है अनक्वालिफाइड
स्टूडेंट्स को, सॉरी कैंडिडेट को, जो अनक्वालिफाइड है और जो अनसुटेबल है उस जॉब के लिए, उनको उनकी जो उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो हमारी जो हमने फॉर्म अप दिया था भरने के लिए उससे मैच नहीं करती, तो शुरू में ही जो बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडेड टू द कंपनी, तो उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा, अगर मान लीजिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर हो जाती है, फिर हम उसके सिलेक्शन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कहीं एग्ज़ाम में जो होता है वन डे एग्जामिनेशन होते हैं कि एक एग्ज़ाम आपने क्लियर करा और सीधा आपकी जॉब लगी, सी और डी कैटेगरी की जो पोस्ट होती हैं। कई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल्स होता है, ठीक है जी, आपकी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो उस बेसिस पे जो सिलेक्शन टेस्ट हो गए, तो बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, मैं कुछ गिने चुने आपको बता देता हूँ। ये मेजर करता है सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की, कि ठीक है मेरे पे 170 जो है हाइट के बहुत सारे बच्चे आ गए, लेकिन उसमें से भी अब मुझे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चाहिए ना, तो इसलिए जो है सिलेक्शन टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो ये सिलेक्शन टेस्ट है, ठीक है, कि एक जगह आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ली, एक जगह आपसे रिटन, और एक जगह आपसे जो है इंटरेक्शन करके देख लें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, एक तो हो गया इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसमें आपकी आईक्यू चेक किया जाता है। ये बेसिकली आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या है, ये एक तरीके का इंडिकेटर है पर्सन्स की लर्निंग एबिलिटी का, कि आप में सीखने की शक्ति कितनी है। क्या आपको कोई नई चीज़ सिखाई जाए तो आप उसको सीखने के लिए आतुर रहते हैं कि नहीं, आपकी एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या, आप कितने अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, दिस इज कॉल्ड आईक्यू और इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसके अलावा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट करता है कि कैपेसिटी ऑफ डेवलप इन ऑफ पर्सन, कि कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर डेवलप होने की, उसका एप्टीट्यूड किस तरीके का है, ठीक है जी, उसका मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे, मैथमेटिक कैसा है, उसकी रीजनिंग कैसी है, उसकी कमांड कैसी है लैंग्वेज के ऊपर, तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है अपने आप को डेवलप करने की। कई लोग होते हैं जो डेवलपमेंट करना नहीं चाहते अपने अंदर, वो कहते हैं भी मैं तो जैसा हूँ, मुझे परमात्मा ने बनाया, मैं वैसे ही ठीक हूँ, लेकिन कई लोग अपने अंदर बेटरमेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके साथ साथ एटीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका दृष्टिकोण चेक किया जाता है कि आप चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हैं, चीज़ों को लेकर नेगेटिव है, तो वो एटीट्यूड टेस्ट हो गया। पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपके इमोशंस चेक किए जाते हैं, रिएक्शन देखा जाता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के ऊपर आपका रिएक्शन चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपकी मेच्योरिटी का लेवल देखा जाता है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से मेच्योर है कि चाइल्डिश है, ठीक है, तो मेच्योरिटी देखी जाती है। और आपका वैल्यू सिस्टम, लाइक ऑनेस्ट कितने हैं आप, ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। इसके अलावा हमारा आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है जिस चीज़ के लिए आपको काम पे रखा जा रहा है वो काम आपको आता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको रखा है एज अ जेई इन इलेक्ट्रिशियन, कि मैंने आपको जूनियर इंजीनियर रखा अपनी कंपनी के अंदर, और मुझे व्यक्ति वो चाहिए होगा ना जिसको इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज अच्छी हो। तो ट्रेड टेस्ट मतलब जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड की कितनी अच्छी नॉलेज आपको, यानी लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। जैसे कोई सी है तो उसको अकाउंट्स अच्छे होने चाहिए, अगर कोई वकील है तो उसको जितने भी वकील से रिलेटेड जितने भी दाव पेच है उसको अच्छे से समझ आने चाहिए वो। तो ट्रेड टेस्ट ये चीज़ होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट टेस्ट देखा जाता है कि एक व्यक्ति का पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसा है। मान लीजिए एक जॉब है जो कि एक्सट्रोवर्टिव लोगों के लिए बनी है, यानी वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वहाँ से लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप इंट्रोवर्टिव हो, आपको लोगों से बात करना अच्छा ही नहीं लगता, आप अपने में ही खोए रहते हो, तो आप उस जॉब के लिए बेसिकली बेस्ट कैंडिडेट नहीं होंगे। तो आपके इंटरेस्ट को चेक किया जाता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है चीज़ों को लेकर किस तरीके की है। तो ये मैंने कुछ 4-5 टेस्ट आपको बताए जो किए जा सकते हैं ड्यूरिंग योर सिलेक्शन टेस्ट। चलिए जी, आपने सारे सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिए, आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग भी अच्छी होगी। अब आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू क्या होता है, एक फॉर्मल और एक इन डेप्थ कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में। इसमें इवेल्युएट किया जाता है एप्लीकेंट्स की सुटेबिलिटीज़ को, कि क्या जिस जॉब के लिए मैं व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ क्या इस व्यक्ति की वो पर्सनैलिटी है। एंड पर्सनैलिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, मतलब वो दिखने में भी ठीक होना चाहिए उस जॉब के अकॉर्डिंग, और उसका सिलेक्शन उसका जो इनर पर्सनैलिटी है वो भी वैसी होनी चाहिए जो उस जॉब को डिजर्व करे। तो इंटरव्यू के अंदर जो है इंट्रैक्शन किया जाता है और देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो है जैसा वो परफॉर्म करके आया रिटन एग्जाम में, क्या वास्तव में वो चीज़ें उसके अंदर हैं कि उन्हें रट के जो है एग्जाम में लिख दिया और यहाँ पे आके हमारे पास इंटरव्यू में आ गया। तो यहाँ पे रियल जजमेंट की जाती है।
इंटरव्यू भी आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं, बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आएंगे और अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि जब आप सेलेक्ट होते हैं, जब आपके पास डॉक्यूमेंट भरने के लिए आपके घर पर अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी होती है और उसमें आपको गजेटेड ऑफिसर्स के जो आपको लगभग 10 साल से जानते हो उनके साइन करवा के भी वो डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। जो ये चीज़ प्रमाणित करता है, उसमें आपके 2 पड़ोसियों के साइन भी होते हैं। तो जो ये प्रमाणित करता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं था। मान लीजिए अब सुधर गया हो, लेकिन कोई पहले कोई क्राइम तो नहीं किया, कहीं से भागा तो नहीं हुआ। तो एम्प्लॉय, जो मैनी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा जिसको हम रखने वाले हैं एम्प्लॉय को। तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है और भी तरीके से की जाती हैं। तो ये रेफरेंसेस चेक है, आपका भी सिलेक्शन के बाद ये सब रेफरेंसेस चेक होगा। इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन देखिए जी, आपका जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू भी हो गया, आपका जो है वेरिफिकेशंस भी होगी। अब आपका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भैया सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति क्लियर है। इट इज़ एंड कॉल, ये एक अंतिम स्टेज समझ लीजिए आप। आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दिस टेस्ट फर्दर सिलेक्शन किया जाता है कि अब हम इसको सिलेक्ट करें या नहीं करें। जितने भी हमने पैरामीटर्स रखे थे, क्या ये उन पैरामीटर्स पर कितनी हद तक स्कोर कर पाया। तो यहाँ पे एक्चुअल में सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन लेने के साथ साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है कि क्या आप मेडिकली उस जॉब के लिए फिट हैं, आपको जो स्ट्रेंथ उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन मेडिकल सर्टिफिकेशन। ठीक है जी, यूजुअली जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको सीएमओ से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जो कि आपकी सर्विस बुक में भी लगता है। आपको पता है सर्विस बुक जो है आपका एक रिकॉर्ड होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेंटेन होता है। आप ये समझ लीजिए जस्ट लाइक योर फाइल। तो इसके अंदर जितनी भी आपकी सर्विस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं सर्विस बुक के अंदर। तो उसी के अंदर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगती है, जिसको चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है सीएमओ होता है, वो सर्टिफिकेट देता है। और वो सर्टिफिकेट से पहले बहुत सारे प्रकार के टेस्ट करवाता है। जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे आपका डेंटल टेस्ट हो गया, आपका आई टेस्टिंग हो गया, ठीक है जी, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाया जाता है कि कोई मेंटली डिजीज तो नहीं है आपको। ठीक है, आपका फिजिकल जो ऑर्थो टेस्ट है, यानी कि आपको घुटनों पे बिठा के खड़े करके वो चेक करेगा कि भी हाँ इसके कोई घुटने टेढ़े वेढ़े तो नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉब जो भी रिक्वायरमेंट है। ईसीजी करवाई जाती है एक व्यक्ति की। तो बहुत सारे 10-12 टेस्ट होते हैं। जब आप वो 10-12 टेस्ट की डॉक्टर साइन करके देते हैं तो सीएमओ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है। फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जमा करवाते हो। इसके बाद आपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए, अब आपकी जॉब लेटर आपके हाथ में है। यहाँ जॉब ऑफर की जाती है जिसमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आपका पे लेवल बताया जाता है, आपकी पे कितनी होगी, आपका पे स्केल बताया जाता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। आपको ये बताया जाता है कि कितने साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहना पड़ेगा, यानी कच्चे पीरियड पर। उस पीरियड के अंदर आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि यू आर असली में आप जो है कैपेबल कैंडिडेट है। तो प्रोबेशन पीरियड क्लियर होने के बाद फिर आप एक पक्के एम्प्लॉय बन जाते हैं। और यही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, आपको वो साइन करके जमा करवाने पड़ते हैं। अपने जितने भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपीज़ आप जमा कराते हो, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप जमा करवाते हो। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अटेस्टेशन फॉर्म। जो भी अटेस्ट कराने के लिए आपको फॉर्म दिए थे वो आप जमा करवाते हो। तो ये थे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अब बात करने जा रहे हैं हम छोटे छोटे शब्द जैसे कि ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि इन विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इज गिवन। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जॉब, इट इज़ नॉट अबाउट ओवरऑल ट्रेनिंग। अगर मान लीजिए आप जो है कंप्यूटर पे आपका काम है, तो आपकी जो है आपको एमएस ऑफिस सिखाया जाएगा, यानी कि वर्ड सिखाना, एक्सेल सिखाया जाएगा, आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं ताकि आप अपनी जॉब को परफॉर्म बेटर कर पाओ। तो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका
ओवरऑल ग्रोथ, एक इंडिविजुअल का ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। ठीक है जी, यानी कि हमें उसको लंबे समय तक अपने बिजनेस में रखना है, तो उसके अंदर हम मैनेजरियल स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, उसको अलग अलग चीज़ें और भी सिखा रहे हैं जो उसकी जॉब से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती, बट अगर वो ये अभी सीख लेगा तो फ्यूचर में वो एक अच्छा काबिल जो है मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा ऑफिशियल ऑफिसर बन सकता है। तो डेवलपमेंट एक ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करती है, उसमें उसके मेंटल पीस की बात भी कर रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस की बात भी कर रहा हूँ, उसकी नॉलेज की बात भी कर रहा हूँ, उसके स्किल्स की बात कर रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट जो है एक ऑन गोइंग, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ पीपल, और एक व्यक्ति की समझने की शक्ति को इंक्रीज करना और उसकी नॉलेज इंक्रीज करना, जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है, तो उसको आप एजुकेशन कहते हैं। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, और जो डेवलपमेंट है ये प्रोसेस है लर्निंग एंड ग्रोथ का। तो यहाँ डेवलपमेंट में आपकी ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, जबकि ट्रेनिंग के अंदर आपकी नॉलेज इंक्रीज के बारे में बात की जा रही है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म जॉब बेटर। अगर किसी की चीज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती है तो वो अपनी जॉब अच्छे से कर पाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये इंश्योर करता है कि ओवरऑल ग्रोथ होए एक एम्प्लॉय की। ये फोकस करती है टेक्निकल स्किल पर, ये फोकस करती है कॉन्सेप्शुअल स्किल पर, ह्यूमन आइडियाज़ के ऊपर। जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स है, इट इज़ मीन टू बी सुपरवाइजर एंड लेबरर। यहाँ पे एक सुपरवाइजर होगा जो आपको सिखा रहा है और लेबर को सिखा रहा है, तो इस तरीके का रिलेशन होगा। इट मीन टू बी मैनेजरियल लेवल्स। यहाँ पे आप मैनेजर्स की पोस्ट पर जाने वाले हैं, तो जब आप एक ऑफिशियल से ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ट्रेनिंग कह सकते हैं कि एक नैरो कंसेप्ट है, जबकि जो डेवलपमेंट है एक वाइडर कंसेप्ट है। अब ट्रेनिंग भी किस तरीके से दी जा सकती है? कुछ तरीके से दी जा सकती है जहाँ पे आपको ऑन द जॉब हो, और कुछ ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है कि आप जॉब करते करते सीखेंगे, और ऑफ द जॉब का मतलब हो गया कि आप जो है पहले सीखेंगे और फिर जो है काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है और कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ कि आप पहले तो इसको याद कर लीजिए, कौन से ऑफ द जॉब है और कौन से जो है ऑफ द जॉब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द जॉब, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आप जॉब करते करते सीख रहे हैं। तो जैसे आपकी अप्रेंटिसशिप लगती है, आप कहीं पे कोचिंग करते हैं, आपकी कहीं इंटर्नशिप लग रही है। और जॉब रोटेशन मतलब कैसे कि मान लीजिए चार पोस्ट है, ए पोस्ट है, बी है, सी है और डी है। तो ये वाला व्यक्ति यहाँ पे काम करने के बाद कुछ समय के बाद इधर रोटेट हो जाएगा, और ये वाला व्यक्ति अगली पोजीशन पे रोटेट हो जाएगा। ऐसे सी वाला व्यक्ति डी पे चला जाएगा और डी वाला व्यक्ति ए पे चला जाएगा। तो इस तरीके से जॉब रोटेशन होती है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम को सीखता चला जाता है, और क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि वो व्यक्ति काम सही कर रहा था या नहीं। इसको अब जॉब रोटेशन कहते हैं। बैंक सेक्टर में आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा। ऑफ द जॉब का मतलब जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, लेक्चर दे दिया जा रहा है आपको, कोई फिल्म दिखाई जा रही है जिसके बेस पर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई केस स्टडी आपको दी जा रही है, कोई कंप्यूटर मॉडलिंग होगी, कोई ऐसी लैब बना दी गई है। ठीक है, कोई एक ऐसे समझ लो कि इंडस्ट्री साइट बना दी गई है जहाँ पर एक फेक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि वास्तविक तौर पर फैक्ट्री किस तरीके की दिखती है। तो वहाँ पे आप सीखते हो और फिर आप रियल फैक्ट्री में जाके काम करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऑफ द जॉब और कौन से ऑन द जॉब है, आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहे होंगे। तो ये थी हमारी स्टाफिंग के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सब समझा दी है। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा और डिटेल में जो है ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी।
अगला जो हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो है डायरेक्टिंग। देखो अभी तक हम लोगों ने ना एक्चुअल में काम करना स्टार्ट नहीं किया। हम लोगों ने प्लान्स बनाए, हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, हम लोगों ने बंदों को अपॉइंट किया, लेकिन हम लोगों ने काम नहीं स्टार्ट करा। तो डायरेक्टिंग को कहते हैं कि इट इज़ अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इनटू एक्शन। यहाँ पे एक्चुअल में एक्शन होना स्टार्ट होगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देगा, उनको गाइड करेगा, उनकी काउंसलिंग करेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको लीड करेगा, ताकि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो इसी को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। डायरेक्टिंग मतलब आपको यानी कि जो कर्मचारी है उसको बताया जाता है कि भाई किस तरीके से काम करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है और कौन तुम्हें लीड करेगा। तो वो सब चीज़ें जो जो भी एक आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है अपने सीनियर से, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के मुख्य तौर पर 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से ये वाले जो 2 कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 भी क्यों, 3 बोलूँगा मैं। तो इन तीनों के ऊपर एक-एक अलग-अलग क्लास लेनी पड़ेगी। इस क्लास के अंदर मैं आपको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा टॉपिक के साथ, ठीक है जी। सुपरविज़न को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस इसका मीनिंग आपको जान लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको चारों के मीनिंग इस क्लास में डिफाइन कर देता हूँ कि सुपरविज़न का मतलब क्या हो गया कि जब आपको ट्रेनिंग दे दी गई तो अब मैनेजर ये देखेगा कि जो आपको सिखाया गया है क्या आप उसके हिसाब से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सुपरवाइज़र आपको चेक करता है कि आप काम उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिस हिसाब से आपको बताया गया था कि नहीं कर रहे हैं। तो सुपरवाइज़र आपको प्रॉम्प्टली एक्शन लेकर उस समय आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करेगा। आजकल सुपरवाइज़र की पोस्ट बहुत कम हो गई है, उसकी जगह सीसीटीवी कैमरा लग गया है। यानी कि जो मालिक है वो कैमरे में ही देख लेता है कि कर्मचारी काम कर रहा है या बातें मार रहा है या इधर-उधर घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो कैमरे की मदद से काम ज़्यादा किया जाने लग गया। पर अभी भी सुपरवाइज़र की पोस्ट आप देखने को मिलती है। इसके अलावा कर्मचारी जब रोज़-रोज़ एक तरीके का काम करता है तो लाइफ में कई कई बार वो मोनोटोनस हो जाता है, यानी कि बोर हो जाता है। तो उसको मोटिवेटेड रखना भी एक मैनेजर की ज़िम्मेदारी है। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। एक डायरेक्टर बताता है कि किस तरीके से जो है एक एम्प्लॉयी को मोटिवेटेड रहना चाहिए। मोटिवेशन के लिए वो उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकता है जिससे वो मोटिवेटेड रहे। इसके बाद मोटिवेट का मतलब होता है कि टू इंस्पायर द पीपल, यानी कि पीपल को काम करने के, लोगों को काम करने के लिए आप इंस्पायर कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, तो उसको मोटिवेशन कहते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है कि जो हमें गाइड करे, जो हमें लीड करे, हमारे आगे आगे चले, जैसा वो कहेगा हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे। तो लीडरशिप के बारे में एक चीज़ ये बोली जाती है कि लीडर इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स चाहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति उनको लीड करे। सभी लोगों के अंदर जो है इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने बेसिस पे, अपनी रैशनैलिटी के बेस पर बोल्ड डिसीजन ले पाए। तो हमें हमेशा चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें एक अप्रूवल चाहिए, हम लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि वो फलाना लीडर भी करता है ना। तो सभी व्यक्ति के कुछ आइडियल लीडर्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। हम किसी के लिए कोई वो पॉलिटिशियन हो सकता है, किसी के लिए कोई वो फ्रीडम फाइटर हो सकता है, किसी के लिए कोई एक्टर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है। तो सभी के कुछ ना कोई लीडर्स होते हैं जिनको वो अलग अलग जगहों पे फॉलो करते हैं। तो इन द सेम वे हमारे बिजनेस के अंदर भी कोई लीडर्स होते हैं जिनके हिसाब से जो है वर्कर्स को काम करना पड़ता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं लीडरशिप को डेवलप करने के और क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को लीड करने के। अब जैसे कुछ ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है, कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, कुछ फ्री रेंज सिस्टम होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है, जो मैनेजर है, वो केवल अपनी चलाएगा, वो एम्प्लॉई से बिल्कुल भी पूछ के काम नहीं करेगा। यानी कि उसका यह मानना है कि जो मैंने कह दिया वो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ। डेमोक्रेटिक, जैसे कि पता चल रहा है लोकतंत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे लोगों की सलाह ली जाती है, उनसे पूछा जाता है और उसके बेस पर जो है डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन मैनेजर ही लेगा, लेकिन एक कंसल्टेंसी करेगा, लोगों के साथ बातचीत करके डिसीजन लेगा। और फ्री रेन का मतलब होता है मैं अपने वर्कर को फ्री हैंड दे देता हूँ कि भाई जो तुम्हारा मन करता है तुम अपने हिसाब से करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। तो यानी यहाँ लीड करने का तरीका बिल्कुल फ्री है कि आप अपने हिसाब से काम कर लीजिए। तो ऐसे अलग अलग लीडरशिप स्टाइल को हम डिस्कस करेंगे। और कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फर्म के अंदर काम करने आ रहे हो और कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, कोई ठीक तरीके से बात ही नहीं कर रहा, आपको कोई काम ही नहीं समझा रहा, और अगर आपको कोई इश्यूज़ है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो एक फर्म के अंदर किस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे जो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाए। अब आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ
मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग, इट इज़ अ लास्ट स्टेप। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। पहले तो हम अपने स्टैंडर्ड्स मेजर करते हैं कि हमारे क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए चीज़ों को करने के। फिर हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो मेरे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको मैं करीब लेकर आऊँ, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो। जैसे कि आपने अपना टारगेट बनाया, स्टैंडर्ड बनाया कि मुझे जो है 100 में से 95 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब आपने जब एक्चुअल परफॉर्मेंस दी, जब आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपको पता चला कि आपके 100 में से 59 नंबर आए हैं। ठीक है जी, तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस है। देन यू विल ट्राई टू नो कि व्हाई दिस थिंग इज हैपन, कि क्यों हुआ। क्या मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं करी, या क्या मैंने जो है स्पीड टेस्ट नहीं लगाए, क्या मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस नहीं किया, ठीक है, या मैं सही जगह से मैंने कंटेंट स्टडी नहीं किया, मैं क्या अननेसेसरी चीज़ें पढ़ता रहा। तो कंट्रोलिंग में आप वो डेविएशन को स्टडी करते हो, फिर इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हो। तो कंट्रोलिंग मतलब मेजरिंग द अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो आपने कंप्लीट किया, जो आपने पूरा किया, उसको आप मेजर करते हो। एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन निकल कर आए, जो डिफरेंसेस निकल कर आए, उनको ठीक करते हो, और ताकि आपने जो फर्दर फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप अटेन कर पाओ। अब कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग का प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टेप में समझ लीजिए। मैं सेम एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फिक्सिंग द स्टैंडर्ड, आपने ये स्टैंडर्ड करा कि जो मेरा HSSC ग्रुप सी का 6 का एग्ज़ाम होगा, उसमें मुझे 100 में से 95 मार्क्स लेकर आना है। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड। और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर करी, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, 3 केस लेके चलते हैं। मान लीजिए आपकी एचुअल परफॉर्मेंस आ गई 98, मान लीजिए आपकी एचुअल परफॉर्मेंस आ गई 95, और मान लीजिए आपकी एचुअल परफॉर्मेंस आ गई 59। तो ये 3 केस है, ये नंबर आ सकते हैं आपके, या तो जितने स्टैंडर्ड बनाए उससे ज़्यादा के नंबर आ गए, जितना स्टैंडर्ड बनाया था उतने ही नंबर आए, और जितना स्टैंडर्ड बनाया उससे बहुत कम नंबर आ गए। तो पहले तो आप स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, दूसरा आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। जब आंसर किए आएंगे उससे आप अपने क्वेश्चंस को मिलाओगे कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। तो ये करने के बाद आप कंपैरिजन करोगे, जैसे कि आपने अपने ये टारगेट बनाया था, इस टारगेट के साथ इन रिजल्ट्स को कंपेयर करोगे। अब कंपैरिजन करने के बाद आपके पास निकल कर आएंगे डेविएशन। डेविएशन क्या हो सकता है, जो विचलन है, जो डिफरेंस है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो नील भी हो सकता है। अगर 95 सोचे थे 95 आ गए तो कोई डेविएशन नहीं है, अगर 95 सोचे थे 59 आ गए तो ये नेगेटिव डेविएशन है, और अगर 95 सोचे थे 98 आ गए तो पॉजिटिव है। तो इन दोनों केस की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। अगर अच्छे नंबर आए तो ये भी स्टडी करना है क्यों आए, ताकि आगे वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सके। और अगर खराब नंबर आए तो ये भी जानने की कोशिश करनी है कि जिनके अच्छे नंबर आए वो उनके क्यों आए, उनके क्या कारण रहे कि उनके नंबर ज़्यादा आए और मेरे कम नंबर आए। तो उन नेगेटिव डेविएशन को भी आप कंपेयर करोगे। कंपेरिजन में डेविएशन निकाले जाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, और फॉलो अप किया जाता है कि जो मैंने करेक्टिव एक्शन लिए उससे मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं हुई। फिर अगली बार के लिए फिर आप उसी अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करते रहते हो। तो दिस इज योर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का ये प्रोसेस है जो आपसे कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल देता है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, इसको आगे पीछे करके दे देगा, आपसे बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में लगा के आप दिखाएं। तो इस टॉपिक से केवल यही क्वेश्चन बन सकता है। आगे आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में। देखिए, ये तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एंड इट इज़ अ एंड फंक्शन और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपस में कोरिलेटेड है। पहली चीज़ है प्लानिंग। हमने अच्छी प्लानिंग करनी है। अगर प्लानिंग अच्छी करोगे तो कंट्रोलिंग भी अच्छी होगी। जैसे कि स्टैंडर्ड्स बनाना भी तो अपने आप में प्लानिंग है, और फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करके फिर करेक्टिव एक्शन लोगे, उसके लिए भी आप प्लान करोगे। तो जब आप प्लान करते हो तो आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होती है, यानी कि प्लानिंग से आप कंट्रोलिंग करते हो, कंट्रोलिंग से फिर फर्दर आपकी प्लानिंग बेटर होती है, प्लानिंग बेटर होने से फिर फर्दर आपकी जो है कंट्रोलिंग बेटर होती है, और ये लूप एक तरीके से चलती रहती है। तो प्लानिंग जो है आगे की तरफ देखती है, जबकि जो कंट्रोलिंग है वो पीछे की तरफ देखती है। हालांकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छी कंट्रोलिंग होगी, और अच्छी कंट्रोलिंग होगी तो फर्दर अच्छे प्लान्स बनेंगे। तो प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, कि हमने क्या गलतियां की और क्या हमने अच्छा किया। ये प्लानिंग हम लोगों को आगे की तरफ ले जाती है। दोनों के ऊपर कंकरेंटली एक्शंस लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस क्लास में जो है मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन खत्म कर दिए हैं। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास।
और अगली वाली जो 2-3 क्लासेस और हैं जो इस यूनिट से रह गई हैं, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक यूनिट रह गई है और हम लोगों को मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ना है, तो वो 2-3 क्लासेस और रह गई हैं जो इस सीरीज़ की हैं। अदरवाइज हम लोग को लगभग इसका जो है 60 to 65% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ़ोन पर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ या आपको मेल पे भी जवाब दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भी जवाब दे सकता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना इतना प्रेशियस समय दिया इस वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।